हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है साइलेंट टॉपर्स की ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है कल्प और मेरी इस चैनल पे दूसरी वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको सबसे पहले आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ाए थे, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर 2 था। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन लेकर आ जाइए, ताकि आप नोट्स बना पाए, जो कि आपको रिविजन के लिए आसानी हो पाए। ले कॉपी पेन, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स की तरफ थोड़ा ध्यान किया जाए। सबसे पहले हमारे पास इधर है टॉपिक चेंजेस अराउंड अस। अब आप बोलेंगे भैया ये तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ाए थे इतने सारे चेंजेस। हाँ मैंने पढ़ाया, सब क्या कर सकते हैं, वापस आ गया। लेकिन इस चैप्टर में हम दो चेंज की बात करेंगे, फिजिकल चेंज होगा, दूसरा केमिकल चेंज। दूसरा केमिकल रिएक्शन। भाई चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो इसके बारे में तो होगा ही होगा ज़रूर ही। पूरा ही केमिकल रिएक्शन से भरा है, क्या कह सकते हैं। Representing a chemical reaction, conditions for chemical reaction, characteristics for a chemical reaction, classification of a chemical reaction, reactivity series and metal displacement, और last but not the least topic is our oxides। जो आखिरी के जो दो टॉपिक है ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप वीडियो को एकदम एंड तक देख के जाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चेंजेस अराउंड अस, तो इसमें सबसे पहला चेंज है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। ठीक, तो हम फिजिकल चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में, ये एक ऐसा चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल चेंज होता है और इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा है, अ चेंज विच अफेक्ट द शेप, फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस बट डज नॉट ऑल्टर्स इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आप इस डायग्राम पर आ जाइए मतलब समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का डायग्राम दिख रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड को आइस क्यूब्स मान लीजिए, लिक्विड को वाटर मान लीजिए और गैस को वाटर वेपर्स मान लीजिए। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए आप क्या करेंगे, आइस मेल्ट होगी, मतलब मेल्टिंग प्रोसेस होगा। ठीक, अब आइस किससे बनी है, बनी तो वाटर से ही है, मेल्ट होने के बाद वापस वाटर बन गई है ना। तो मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन शेप, फॉर्म और अपीयरेंस चेंज हो गया। समझे आप, समझ में आया इतना, बहुत बढ़िया। हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, हाँ, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन का एक सिंपल सा फंडा है। ठीक, जिसमें से के दो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब उसको हम दो पेरेंट्स मान सकते हैं। उन दोनों की मतलब वो साथ में मिलते हैं, तो एक बेबी होता है जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब आपको एकदम डिटेल में समझाते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, और इसके अंदर 3 और हेडिंग्स है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन। ये सब मैं आपको इस इक्वेशन से समझाता हूँ। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दो पेरेंट्स होते हैं जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो मिलेंगे आसमान। ठीक, तब प्रोडक्ट होता है जो कि बेबी हो गया है ना। तो देखिए बताता हूँ हुआ कैसे ये। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस है वो हवा में अपना मस्त चिल कर रही थी, लेकिन फिर उसको मिली ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जैसे ही उसको मिली, वो चला गया एक बहुत ही भयंकर चेंज में, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। जब वो दोनों एक साथ केमिकल चेंज में गए, तब वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो जो सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल चेंज के अंदर जाते हैं ताकि प्रोडक्ट बने, तो वो रिएक्टेंट होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो केमिकल चेंज के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कह दिया। और जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब रिएक्टेंट जाते हैं केमिकल चेंज के अंदर ताकि एक प्रोडक्ट बने जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, तब केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आ गया आपको, समझ में तो आ जाने चाहिए, इतना बड़े एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज, सॉरी रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो हम 4 तरीके से पूरे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, फिर स्केलेटल इक्वेशन, फिर बैलेंस इक्वेशन और फिर आयोनिक इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन क्या होती है, जब हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स या लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट
वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अब अगर हम इसको स्केलेटल में लिखें, स्केलेटल पहले जान लीजिए क्या होता है। तो स्केलेटल एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें हम लिखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड को फॉर्मूलाज और सिंबल्स के तौर पे। ठीक, जैसे क्या कहते हैं, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, कॉपर सल्फेट जो बनता है उसका फॉर्मूला CuSO4, वाटर का H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। ठीक, समझ में आपको इतना? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको बैलेंसिंग करनी तो आती होगी, जैसे आपको जतन सर ने हमारी पिछली वीडियो में बताया होगा, है ना। तो बैलेंसिंग होती क्या होगी वो तो आप भी जानते होंगे, लेकिन तब भी हम बता देते हैं। बैलेंसिंग वो होती है जब दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट और कंपाउंड के बिल्कुल सेम होते हैं, तो वो बैलेंस, उसको बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये है इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, बस बैलेंस करा। इस तरफ एक Cu है, इस तरफ एक Cu है, इस तरफ क्या कहते हैं 2 × 2 4 हाइड्रोजन, इस तरफ 2 × 2 4 हाइड्रोजन। ठीक, इस तरफ 2 × 4 8 ऑक्सीजन, इस तरफ 2 × 2 2 × 1 2। ठीक है, और इधर 4, टोटल 8 हो गया। इस तरफ 2 सल्फर, इस तरफ भी 2 सल्फर, तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक, अब हमारे पास है अगला आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन क्या होती है? जब हम केमिकल रिएक्शन को उसके आयन्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि Cu का चार्ज क्या होता है, प्लस होता है ना, और उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो उसके आयन 2+। ठीक, हाइड्रोजन का क्या कहते हैं, वैलेंसी 1 होती है और चार्ज होता है +1 होता है, प्लस में होता है चार्ज, तो इसकी हो गई +1 भी, 1+ भी लिख सकते हैं, खाली प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम हो रहा है। आपको इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया बच्चों, आप अच्छे बच्चे, समझ में आ गया इतना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगला हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन कब कब होगी। इनमें से कुछ ना कुछ होगा तभी केमिकल रिएक्शन होगी, वरना केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। सबसे पहला क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट जैसे अभी मैंने आपको ये इधर बताया था, H2O और H2O का फॉर्मेशन में बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए आपके एक हाथ में सोडियम है, बस मान लीजिए, ऐसा अगर होगा तो कुछ कांड वांड हो सकता है ऐसे कभी सेफ्टी, लेकिन अभी आप खाली मानिए। ठीक, और दूसरे हाथ में आपके पास एक पानी का गिलास है ना। अब जब तक आपके दोनों अलग अलग हाथों में है ये सब, कुछ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों बहुत दूर हैं, इनको कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगा। आपने थोड़ा पास से करा, रिएक्शन नहीं हुआ, और पास, रिएक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए आपने चिपका दिया, तब भी रिएक्शन नहीं हुआ। जब तक आप सोडियम को पानी के अंदर नहीं डालेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही आप सोडियम को पानी के अंदर डालेंगे, सोडियम फट जाएगा और तब फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आपको पता नहीं चल रहा हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज हुई, अगर आपको पता करना है तो आप एक लाइटर लेकर आ जाके वहाँ पे जला दीजिए, उस जहाँ पे भी हुआ है थोड़ा दूर से जलाएगा। ठीक है, ताकि थोड़ी अगर पॉपिंग साउंड या ब्लू फ्लेम हो रही है तब मतलब हाइड्रोजन गैस आई। ठीक, अब अगला है एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन मतलब हमारा सारे जो भी प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट होंगे, बस प्रोडक्ट में एक छोड़ गया, सब वाटर में डिसॉल्व होने चाहिए। वो एक क्यों? कि वो प्रेसिपिटेट बनाता है। जब भी एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट होते हैं तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिया NaCl जो कि आपका कॉमन सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसके साथ हम सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे दोनों एक्वस फॉर्म में, तो AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है, ये वाइट कलर का PPT होता है, प्रेसिपिटेट। ठीक, और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है, ये भी एक्वस होता है। हाँ, उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ हीट। जब तक आप कोई सब्सटेंस को गर्माहट नहीं देंगे, वो जब तक गर्म नहीं होगा, ठीक, तब तक रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा। कितने डिग्री सेल्सियस? 1000। जब तक आपने 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, समझ में आ गया था? बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया था। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जो सनलाइट हो चाहे LED बल्ब की लाइट हो, ठीक, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है HCl, लाइट के प्रेजेंस में ही बनाएगा। चाहे आप इसको गर्मी दे दो, क्लोज कॉन्टैक्ट ले आओ, आपको सोल्यूशन दे दो, कुछ दे दो, ये बनेगा नहीं, खाली लाइट के प्रेजेंस में बनेगा। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने जैसे बच्चों पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नहीं पढ़ा?
कोई ना, हम बताते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, आपको ऊपर से बता देते हैं, उसके बाद में हम आपको डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर में, उसमें आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वाटर है वो दो चीज़ों में टूट जाएगा। ये भी डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो बच्चों, कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट करते हैं, लेकिन वो खुद जाके रिएक्ट नहीं होता है। अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ ना करें तब भी रिएक्शन तो होगी, लेकिन उसको बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है NH3 जो कि अमोनिया होता है, प्लस O3 ओजोन बनाता है, ये कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे आपका कैटलिस्ट है आयरन। आयरन बहुत सारी चीज़ों में कैटलिस्ट भी हो सकता है, ठीक, समझ में आ कितना। अब अगला हमारा प्रेशर एक दबाव होता है, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन। जब अमोनिया फॉर्म होता है तो उसमें 200 AMU का प्रेशर लगता है, ठीक है, समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तभी आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, फिर आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। चलिए अब हमारे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, आप इसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस टाइप की हुई है, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, रिएक्शन है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो रही है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब उसके आसपास बहुत ज़्यादा गर्माहट रिलीज हो रही है। तो गर्माहट रिलीज हो रही है, यहाँ पे इक्वेशन है मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन जो कि बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। उसके बाद चेंज इन एनर्जी, अगर एनर्जी चेंज हो रही है इसके एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंज मतलब रिएक्शन, जिसके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वही हीट करा 100,000 डिग्री सेल्सियस में, तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। उसके बाद चेंज इन कलर, CuSO4, ठीक, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। CO इसका कलर रेड होता है और साथ में SO3 बनाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ PPT जो कि प्रेसिपिटेट होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस जो कि आपका होता है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट टू फॉर्म PbI2 जो कि आपका होता है लेड आयोडाइड, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट, इसका कलर होता है येलो, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस एक तरफ है कि ये भी PbNO3 एक्वस में होता है, और कैल्शियम और पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस होता है। ये PbI2 आपका वाइट येलो PPT हो गया, और KNO3 आपको एक्वस में फॉर्म होगा। उसके बाद चेंज इन स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का चेंज हुआ, जैसे वाटर का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में थी, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, लेकिन जब ये लोग कंबाइन होकर बनाते हैं H2O जो कि वाटर होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप बता सकते हैं इन सब चीज़ से कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बड़ा भयंकर टॉपिक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप मतलब बता सकते हैं किस टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें। फिजिकल स्टेट के हमारे पास है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब आपने इससे पहले सुना था होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो उसमें क्या कहते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते हैं, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होते हैं। बिल्कुल वैसे ही लॉजिक लगाइए, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जहाँ पे अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक स्टेट में हो, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी एक स्टेट में हो, तो वो क्या कहते हैं, आपकी होमोजीनियस रिएक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, बनाता है HCl गैस होता है। आप बोलेंगे HCl तो एसिड होता है, वो तो लिक्विड होता है, तो HCl गैस फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर रिएक्शन क्या होता है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनमें से सब एक स्टेट के ना हो, सब अलग अलग स्टेट के हो, कोई एक अलग स्टेट का हो जाए तो दो सेम। देखिए जैसे Zn है,
Zn आपका जिंक हो गया सॉलिड, HCl आपका लिक्विड, ZnCl2 आपका सॉलिड हो गया, हाइड्रोजन आपका गैस हो गया। तो ये सारी अलग अलग स्टेट में है, तो ये हेट्रोजीनियस हो गई। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन मतलब वो किस तरफ जा रही है, मतलब रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो उसका इस एरो से शो करते हैं, जैसे कि आपको अमोनिया के इधर दिख रहा होगा ऐसे दोनों तरफ। इरिवर्सिबल है तो नॉर्मल एरो से शो करते हैं। ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपको रिवर्सिबल चेंज पता है, जो कि क्या कहते हैं रिवर्स हो सकता है कंडीशंस को अगर रिवर्स कर दिया जाए, और इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकता अगर चाहे कंडीशन को रिवर्स भी कर रहा है। तो इधर है आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन रिवर्सिबल में, N2 प्लस H2 रिएक्ट टू फॉर्म NH3, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है यहाँ पर। उसके बाद ये इरिवर्सिबल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया आपको? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट का मतलब क्या कहते हैं, हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके बेसिस पे ऐसे दो होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक हो रहे मतलब उसमें हीट रिलीज हो रही है, एक्सो मतलब बाहर हो रही है तो हीट रिलीज हो रही है, एंडो मतलब हीट अंदर आ रही है एनर्जी, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और एनर्जी रिलीज होती है बहुत हाई अमाउंट में। उसके बाद एंडोथर्मिक का है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट देंगे 1000 डिग्री सेल्सियस में तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। बहुत बढ़िया। अब आप बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे ऐसे उसमें 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको आप सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको आप एनालाइज रिएक्शन भी कहते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल सा फंडा होता है। क्या फंडा होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन होते हैं ताकि एक प्रोडक्ट बनाया जाए। ठीक, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे डिफाइन भी लिखी हुई है, आप इसको कर सकते हैं, या सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक, उसके बाद डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन क्या होती है। तो डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन होती है, उनमें एक प्रोडक्ट होता है और एक रिएक्टेंट होता है और वो टूटता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में। ठीक, फुल प्रोडक्ट अपने टूटता है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपको अभी पहले समझाया था, और ये इसकी डिफाइंड व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट मतलब एक एलिमेंट और रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है, तो जो एलिमेंट होता है वो कंपाउंड को अगर हटा देता है, फेंक देता है, यहाँ से निकल जाए, ऐसे भगा देता है उसको। ठीक, तो तब बनता है तब उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे Zn है, Zn आया, Zn इसके पास आया Cu के पास, Cu बोला चल निकल तू यहाँ से, Zn ने Cu को बोला चल निकल तू यहाँ से। फिर Cu का बुरा लगा, वो चला गया, वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसके पास रिएक्टिविटी की ताकत बहुत कम होती है, और Zn ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो बनता है ZnSO4। ठीक, बढ़िया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से ज़्यादा काम नहीं होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl है। ठीक है, सिल्वर का यहाँ पे चार्ज प्लस होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, और सोडियम का यहाँ पे क्या कहते हैं, सोडियम प्लस होता है, और Ag का और क्लोरीन 1 होता है, NO3 प्लस होता है, माइनस होता है। ठीक, तो Ag प्लस हुआ, ये Cl के पास माइनस के पास जाएगा। ठीक, NO3 क्या हुआ, NO3 माइनस हुआ, ये प्लस के पास Na, तो यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है पोटाशियम, इसमें इतनी इसकी रिएक्टिविटी लेवल बहुत हाई होती है, इसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और यहाँ पे सबसे आखिरी में होता है प्लैटिनम, इसकी सबसे कम होती है, इसको जो भी है सब डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, तो फिर आप वैसे प्लैटिनम से भी कम गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड इसमें दिया नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके ये चार्ट नोट कर सकते हो। और सबसे आखिरी में एक स्टेटमेंट है, मतलब लाइन दी जिससे आप याद कर सकते, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इंस्टेड ऑफ ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मेक्स सिल्वर प्लेट्स गोल्ड। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हो, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे क्योंकि इसको समझाया नहीं जा सकता, ये पूरा याद करने वाला टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन
नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन आ रही है, ठीक। और हाइड्रोजन इसमें चला जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, और ठीक। जैसे कि यहाँ पे रस्टिंग हो सकता है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, या कोई भी मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है नॉन मेटल ऑक्सीजन से, तो वो ऑक्सीडेशन में आ जाता है, ठीक। रिडक्शन, ठीक, इसका उल्टा, ऑक्सीजन कम होती है, हाइड्रोजन बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके पास गेन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज के पास जाएंगे, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे CuO है और H2 है, जो कि कंबाइन करके Cu + H2 बनाता है। तो जो क्या यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड था, उसका ऑक्सीजन चला गया, वो चला गया तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब तो अगला टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा बेसिक ऑक्साइड, तीसरा ओम्फोट्रिक ऑक्साइड, और चौथा न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, देखो एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, जब कोई भी मेटलिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो एसिड बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी वाटर से रिएक्ट करा, H2CO3 बना, ठीक, यह एसिड होता है। उसका बेसिक ऑक्साइड क्या है, कोई भी मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है ताकि वाटर और सॉल्ट बने, ठीक। जैसे MgO है, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करा, MgCl2 है, एक सॉल्ट हुआ, और H2O वाटर हो गया, ठीक। उसके बाद एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये ऑक्साइड है, ठीक है, वो रिएक्ट कर सकता है किसी से भी, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा वाटर और सॉल्ट, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा एसिड, ठीक है, समझे, ठीक। अब उसका आखिरी हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है, ये रिएक्ट ही नहीं करता है किसी से, ना बेस से करता है ना एसिड से करता है, ये न्यूट्रल होते हैं। इनको दुनियादारी से मतलब नहीं, तुम अपना काम करो, इनको रिएक्ट होने से कुछ मतलब नहीं पड़ता। देख सकते हो जैसे कि कार्बन और मोनोऑक्साइड है और साथ में NaOH है, रिएक्शन ही नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बाकी तो फिर भी हर जगह रिएक्शन हो गया। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और थैंक यू, आपने ये वीडियो पूरी देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर अपने दोस्तों को करिए जो क्लास 8th में है। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, बाय बाय।